जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप वोटरों को अगर समझना चाहते हैं एक राजनेता के तौर पर, तो आप वोटरों को एक ही तरह का लालच देकर बार बार अपने पक्ष में नहीं कर सकते। भाजपा ने जहां पहले ही अपने घोषणा पत्र में कहा था राम मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर, 3 तलाक को लेकर, ये सभी चीज़ें भाजपा ने कहीं ना कहीं पूरी करी हैं। और अब भाजपा अपना फोकस कर रही है विकास के ऊपर। लेकिन जैसे ही बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि भाई आखिर किस तरीके से आप विकास करेंगे, या फिर आप वोटरों को किस तरीके से समझाएंगे कि भाई हम आपके लिए विकास कर रहे हैं, तो ऐसे में वोटर कौन है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट सभी की अलग अलग होती है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। तो ऐसे में ये समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ज़मीनी कार्यकर्ता, और भाजपा के लिए ज़मीनी कार्यकर्ताओं की एक फ़ौज खड़ी हुई है। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में भाजपा किस तरीके से अपनी रणनीति को बदल सकती है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और क्यों भारत का एक बड़ा तबका जो कि मुसलमानों का है, वो क्यों इस समय नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बीते दिनों हैदराबाद में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अन्य धर्मों के वंचितों, विशेष रूप से वंचित पसमानंद के लिए काम करने के निर्देश के साथ ही मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का सवाल राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा के केंद्र में रहा है। जहां एक और देशज पसमानदा समाज और पसमानदा कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह का माहौल है कि पहली बार राष्ट्रव्यापी स्तर पर उनके सुख दुख की चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर अशरफ वर्ग और तथाकथित लेफ्ट लिबरल सेक्युलर खेमे में इसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए लगातार नकारात्मक बहस चलाई जा रही है। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को आंतरिक मामला बताते हुए इसे मुस्लिम समाज को बांटकर वोट की राजनीति करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ तथाकथित पसमानदा कार्यकर्ताओं का भी यही रुख है। शायद भारतीय जनता पार्टी की अब तक की छवि इसका कारण हो, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि आज से 25 साल पहले की भाजपा और आज की भाजपा में काफ़ी बड़ा अंतर है। भाजपा की मौजूदा कामयाबी का एक बड़ा कारण हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते हुए दलित, पिछड़ों को, वंचित जातियों को संगठन और सरकार में भागीदारी देना रहा है। ऐसा करके भाजपा ने सवर्णवादी पार्टी की छवि से निकलने का लगभग सफल प्रयास किया है। अब यही नीति वो मुस्लिम समाज पर भी आजमाना चाहती है। भाजपा की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और अंत्योदय की नीति के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रारंभ से ही गंभीर रहे, जो भाजपा के संगठन, केंद्र और राज्य सरकारों में साफ तौर पर दिखाई भी देती है। यहाँ तक कि कलाकार, खिलाड़ियों की श्रेणी से मनोनीत होने वाली सांसदों में भी पहली बार वंचित समाज के कलाकार और खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो परंपरागत शासक वर्ग से आते हैं और ना ही उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक परिवार से रही है। शायद यही बड़ा कारण या फिर प्रतीत हो सकता है कि वे वंचित समाज के दुख दर्द को भलीभांति समझते हैं और उसके प्रति गंभीर भी रहें। लेकिन अब उनकी नज़र देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक समाज मुस्लिमों के वंचित तबके देशज पसमंदा की ओर है। राजनीति में अब तक की ये एक परिपाटी रही है कि राजनेता जनता से वादे और आश्वासन करके वोट मांगता है, लेकिन पीएम मोदी हमेशा लीग से अलग हटकर राजनीति करने में माहिर हैं। उन्होंने पहले देशज पसमानदा को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य के शासन में भागीदारी दिलवाई, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंचवाया। इसके बाद अब जाकर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि समाज में आकर उन्हें जोड़ने का काम करें। इससे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ वोट की राजनीति भर है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना देशज पसमानदा के वोटों के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका है, वो तीसरी बार भी बिना उनके वोटों के जीतने में सक्षम है। पीएम मोदी की अब तक की नीति से ये बात साफ प्रतीत हो चुकी है कि वे वंचित समाज के उत्थान के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध है। उनका ध्यान मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित कर देशज पसमानदा को मुख्य धारा में लाने पर है, जो कि अंत्योदय का भी लक्ष्य है। यही नहीं, उन्होंने ईसाई समाज के वंचितों के लिए भी अपनी चिंता जताई। और रही बात वोट की राजनीति की, तो लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान अधिक से अधिक वोटरों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न रहता है, विशेष रूप से लंबे समय से सत्ता में बनी पार्टी जिसे सत्ता विरोधी लहर का डर बना रहता है। भाजपा अपनी लोकप्रियता और सफलता से अब उस पोजीशन पर पहुंच चुकी है जहां उसे सत्ता विरोधी लहर की भरपाई करने के लिए अपने पारंपरिक वोटों के अतिरिक्त अन्य समाज में अपने समर्थक तलाश करना है, जो उनकी सत्ता के समर्थन का केंद्र नहीं रहा और जहां से उसे वोट और समर्थन मिल सके। ऐसे में देशज पसमानदा समाज, जो कि कुल मुस्लिम जनसंख्या का लगभग 90% भाग है और वाकई में बहुत पिछड़ा है, उसको भारत के विकास यात्रा में जोड़ने की बात करना सही रणनीति प्रतीत हो सकती है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को पसमानदा का लगभग 8% वोट मिल सकता है, तो फिर इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर देशज पसमानदा को भाजपा के संगठन और सरकार में समुचित भागीदारी मिलती है, तो पसमानदा समाज का वोट भाजपा की तरफ नहीं जाएगा। वैसे भी देशज पसमानदा का यह इतिहास रहा है कि उसने उस समय कांग्रेस पार्टी को झोली भर भर के वोट दिए हैं, जब उसे हिंदू पार्टी के रूप में प्रचारित किया जाता था और सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी।
देश में सांप्रदायिकता के इतिहास और इस समय के सांप्रदायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित स्नेह यात्रा का कॉन्सेप्ट भारतीय समाज के अपने वैमनस्य के बादल को छांटकर सामाजिक सौहार्द को पुनः बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। याद रहे कि सांप्रदायिकता के भुगतभोगी हिंदू और मुस्लिम समाज का वंचित तबका ही सबसे ज्यादा है। दंगे और मॉब लिंचिंग से पीड़ित देशज पसमानदा समाज के लिए स्नेह यात्रा निश्चय ही मरहम का काम करेगी और उसके मन मस्तिष्क में बैठी भाजपा की नकारात्मक छवि में जरूर सकारात्मकता का बदलाव लाएगी। ऐसा एक अनुमान भी है कि इस पसमानदा नीति से एक और वंचित हिंदू एवं वंचित पसमानदा के आपसी संबंध सुधारने का प्रयास और दूसरी ओर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय से देशज पसमानदा को मुख्यधारा में लाने के प्रयास से भाजपा सरकार की मुस्लिम विरोधी जो छवि है वो बहुत हद तक धुल जाएगी। सरकार की भी अंतर्राष्ट्रीय छवि पहले से बेहतर होगी। फिलहाल मोदी सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी छवि के कारण इसके लोकतांत्रिक किरदार पर सवालिया निशान लगा हुआ है। समझा जाता है कि ऐसी सरकार के तहत सामाजिक शांति और स्थायित्व नहीं रह सकता। पीएम मोदी से पहले इस देश में परंपरागत रूप से हिंदू सवर्ण और मुस्लिम अशराफ वर्ग ही सत्ता पर अपना प्रभाव रखते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को चरितार्थ करते हुए पहले वंचित हिंदू, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को सत्ता के गलियारे में पहुंचाना सुनिश्चित किया और अब बारी है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित कर वंचित देशज पसमानदा के उत्थान की योजना की। अब तक के अपने रणनीतियों और योजनाओं में सफल रहते हुए पीएम मोदी ये काम भी बखूबी कर सकते हैं और सही मायनों में राष्ट्रोदय होगा, जहां वंचित हिंदू और वंचित पसमानदा मुख्यधारा की शोभा बनेंगे और जाहिर सी बात है आने वाले समय के लिए भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी जीत का रास्ता भी तय कर सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 बार अपनी खुद की सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा मतलब मेजॉरिटी वोट्स जब भाजपा को मिल चुके हैं तो तीसरी बार के लिए उसको इतने हाथ पांव मारने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीकों में अगर हम देखें तो भाजपा फेल हुई है। ये नहीं कह सकते कि भाजपा ने हर एक चीज़ जो करी है बिल्कुल डंके की चोट पे करी है और सही करी है, लेकिन आने वाले समय में अगर उसको अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करना है तो उसको अपना वोट बैंक बढ़ाना होगा। मतलब जो डाइवर्सिटी है उसके वोटर्स में उसको बढ़ाना होगा, जो अलग अलग समुदाय के वोटर्स हैं उनको बढ़ाना होगा, अलग अलग क्षेत्रों से जो वोटर्स आते हैं उनको भी बढ़ाना होगा। और अगर नरेंद्र मोदी को ये सब कुछ करना है तो कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार इसी बात के ऊपर आ जाता है कि किस तरीके से वो अलग अलग पक्षों से अपने पक्ष में वोट पड़वा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का वैसे तो एक सीधे तौर पर अगर हम कहें कि एजेंडा यही रहा है कि पहले विकास करो और उसके बाद बात करो, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के एजेंडा चलाए जाते हैं तो फेक न्यूज़ को फैलने में समय भी नहीं लगता और फेक न्यूज़ के साथ सबसे आसान बात ये रहती है कि उसको फैलाना भी उतना ही आसान रहता है क्योंकि वो लोगों को वो चीज़ दिखाई जाती है जो उनको देखकर गुस्सा है और गुस्से में तो इंसान हर चीज़ को अट्रैक्ट कर ही लेता है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।